नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और जीडी में आने वाले जो है जीएस के सेट की आज जो है हम व्याख्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं, काफ़ी जो है इनोवेटिव क्वेश्चन रखे गए हैं और इसमें क्या क्या है, हमने कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी डाले हैं, तो काफ़ी अच्छा जो है ये सेट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल मिस्टर पीवीएस ईयर। बिना दुर्ग के मात्र सिंधु नगर कौन सा था, ऐसा बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में बिना दुर्ग के एकमात्र कौन सा सिंधु नगर था, तो हमें बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौनूदड़ो, कालीबंगा। तो इसमें से हमें ऑप्शन बताना है कि कौन सा जो है नगर पाया गया है जिसमें जो है दुर्ग, जिसमें जो है किले आपके जो है नहीं थे। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वह है आपका चनहुदड़ो। चनहुदड़ो में जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। तो वहाँ पर क्या था दोस्तों, कोई नगर नहीं था, कोई नगर वहाँ पर जो है पाया नहीं गया है। तो ये आपका जो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। और क्या था दोस्तों, गोपाल मजूमदार के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे 1931 ईस्वी में इसका उत्खनन कराया गया था। मतलब ये जो है 1931 में जो है ये सब इसका जो है जो ये भूमि विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा जो है इसका जो है उत्खनन कराया गया था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों हमें बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है, समाजवादी है, परंपरागत है, मिश्रित है। कैसी अर्थव्यवस्था है हमको ये बताना है। तो दोस्तों जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें पूंजीवादी भी देखने को मिलती है, समाजवादी भी देखने को मिलती है। तो यह कौन सी हो जाती है आपकी, मिश्रित। वहाँ पर जो है सब कुछ मिक्स है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज आप जो है हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो पास तक पहुँच सके, ज़्यादा लोगों का भला हो। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा जो है एक मेहनत लगती है। तो प्लीज़ अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा। हम देखते हैं जो अधिकतर जो वॉच टाइम आता है दोस्तों, लोगों को चैनल अच्छा लगता है, लोग वह कमेंट भी करते हैं, लेकिन लोग वह सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कम लोग करते हैं और कम लोग जो है लाइक करते हैं। तो दोस्तों आपका क्या जाता है इसमें, विदाउट मनी है, विदाउट कॉस्ट है। तो प्लीज़ दोस्तों इसको कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का कौन एक सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ऐसा कौन सा रीजन है जो अवंतिका के नाम से जाना जाता था। किन्नौर, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा। तो दोस्तों ये आपके पास ऑप्शन है, जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा वह क्षेत्र था जो अवंतिका के नाम से जाना जाता था। आई होप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसका सही आंसर दे देंगे। कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं पता होगा, कोई नहीं, वो अब जो है नोट कर लें, याद कर लें, जैसा भी वो करना चाहें कर सकते हैं। किन्नौर, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा। तो दोस्तों इसका आंसर कीजिएगा आप जल्दी जल्दी। चलिए अब मैं इसका जो है आंसर आपको दे देता हूँ। तो इसका जो आपका सही आंसर है वह है आपका क्या है, आपका मालवा। मालवा इसका जो है सही आंसर है। और ये कहाँ पड़ता है आपका, मालवा रीजन पड़ता है आपका एमपी में। तो अवंतिका किसको बोला जाता है, मालवा। अवंतिका पहले था और अब उसको जो है मालवा बोला जाता है और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे। तो दोस्तों ऐसे मैंने बीच में इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, तो हम इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे चैनल के नाम से ही आपको जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर के नाम से। वहाँ पर हम डाल देंगे, आप जो है इसको जो है पीडीएफ डाल देंगे। आप उसको जो है जो बीच बीच में जो इन्फॉर्मेशन डाली गई है आप उसको पढ़ सकते हैं, वहाँ पर जाकर रिविजन कर सकते हैं। आपने दोस्तों जैसे वीडियो देखी आप, तो फिर आप अपना रिवीजन लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन याद रहे और कितने नहीं। एक बार जो दोस्तों आप वीडियो देखिएगा और एक बार जो है रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद आप जो है पूरी ज़िंदगी अधिकतर क्वेश्चन नहीं भूलेंगे, आपको जो है याद रहने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो दोस्तों आप ये कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे, राजगीर, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है। आई होप अधिकतर लोगों को इसका पता होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं जो है कुछ काउंटिंग करता हूँ 5 तक, उसके बाद मैं जो इसका आंसर दे दूँगा 1 2 3 4 5। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोगों ने जो है सही कमेंट किए होंगे। तो इसका जो आंसर है आपका वह है आपका कुशीनगर। कुशीनगर जो है इसका सही आंसर है।
जहाँ पर भगवान बुद्ध जो हैं लीन हो गए हैं मिट्टी में। तो कुशीनगर है। 80 साल की आयु थी और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 563 ईस्वी पूर्व जो है इनका जन्म हुआ था। तो आप जो है इसको भी याद कर लीजिएगा कि 563 में जो है जन्म हुआ था इनका, और कुशीनगर में जो है इनकी जो है डेथ हुई थी 18 ईयर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई? पाटलिपुत्र, मगध, कलिंग, सारनाथ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है और परिषद सभा से जो है एक क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है, कई एग्जाम में देखने को मिला है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो है आप आंसर कीजिए कमेंट में। तब तक हम इसको दोबारा से जो है रिपीट करता हूँ। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र, मगध, कलिंग, सारनाथ। तो दोस्तों चलिए इसका मैं आंसर कर देता हूँ। इसका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है, पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ये देख लिया दोस्तों हमने जो इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। चलो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में बुलाई थी और 4083 ईस्वी पूर्व राजगृह जो है और अजातशत्रु के समय में बुलाई गई थी। द्वितीय जो है 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में कालाशोक के समय में। और तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 255 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में। और किसने की थी दोस्तों? ये वसुमित्र कनिष्क। तो आपका क्या क्वेश्चन था दोस्तों? तृतीय बौद्ध सभा तो कहाँ थी? पाटलिपुत्र। इसके बारे में पूछा है तृतीय बौद्ध संगीति। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो दोस्तों हमें बताना है कि भारतीय नेपोलियन की जो है उपाधि वो किसको दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। तो दोस्तों काफ़ी जो है ईजी सा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन आपने ज़रूर सुना होगा। अगर आप थोड़ा जो है हिस्ट्री में थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो भारतीय नेपोलियन या फिर नेपोलियन आपने ज़रूर नाम सुना होगा, थोड़ा बहुत आपके माइंड में ट्रिगर कर रहा होगा। लेकिन थोड़े बहुत से काम नहीं चलता दोस्तों। यहाँ पर आपको जो है अपना 100% देना है, 100% सही करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग बहुत होती है वहाँ पर। तो ऐसा ना कीजिए, गलत नहीं करना है आपको। निगेटिव मार्किंग होती है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो दोस्तों हमें बताना है भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। जल्दी दोस्तों कमेंट करके बताएं। आई होप कि कई लोगों ने जो है कमेंट सही किए होंगे, और जिन लोगों ने कमेंट नहीं किए हैं, जिनको नहीं पता है, आई होप अब उनको जो है पता चल जाएगा और उनको याद रहेगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है आपका समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर भी जो है आपका बिल्कुल सही है, समुद्रगुप्त है। और इन्होंने 9 आर्यव्रत शासक थे, 12 दक्षिणाव्रत शासक थे, उनको जो है जीत लिया था। इसलिए उनको क्या गया, भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई। किसको? समुद्रगुप्त को। तो याद रखिएगा कि भारतीय नेपोलियन कौन है? समुद्र, सी। आप जो है कुछ पासपोर्ट भी बना सकते हैं कि भारत का जो नेपोलियन है वो है समुद्र है। मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं, आपके सामने कोई सी का जो सीन आता है, तो आप जो याद करिएगा, आपके माइंड में टिकर हो जाना चाहिए कि समुद्र मतलब समुद्रगुप्त, और ये क्या है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि मिली है। तो आप जो है दोस्तों जब तक जो है आप दिल लगाकर जो है मेहनत नहीं करोगे, एग्ज़ाम जो है काफ़ी जो है टफ होते जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। हल्के में ना लीजिए कुछ भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुतुब मीनार की किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों हमें बताना है कुतुब मीनार किसने जो है पूरा किया था? बनवाया किसी और ने था और पूरा किसने किया? दोस्तों इसका जो जल्दी जल्दी बताइएगा आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है कुतुब मीनार को जो है स्टार्ट किया है बनवाना, लेकिन ये अपने कार्यालय में बनवा नहीं पाए पूरी। और आपका जो इल्तुतमिश है, इन्होंने जो है कंप्लीट कर दी है कुतुब मीनार। मेन काम जो तो उसमें बचा हुआ था, जो भी कार्य बचा हुआ था, इल्तुतमिश ने पूरी कर दी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें तो इन्होंने भी बाद में कुछ मंजिल बनवाई है, लेकिन दोस्तों कंप्लीट की बात की जा रही है, कंप्लीट करा दी है इल्तुतमिश ने। अब आप मंजिल बनाइएगा, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिल, 5 मंजिल, तो दोस्तों वो तो बनती जाएगी, ऐसे तो उसको कंप्लीट आप कभी नहीं मानोगे। लेकिन जो कंप्लीट करवा दी थी इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने उसमें कुछ मीनार और बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है स्टार्ट कराई थी। तो ये सारी हिस्ट्री है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो हमें बताना है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। अल्ततमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन की और बलबन की। तो दोस्तों आपको जल्दी कमेंट करके बताइए कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। अल्ततमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन, बलबन। आई होप कुछ लोगों को जो है इसका बिल्कुल सही आंसर पता होगा, कमेंट करके बताइएगा। और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ जिन लोगों को जो है इसका आंसर पता है। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इससे जो है हमें भी जो है थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों अब मैं इसका आंसर बताऊं क्वेश्चन नंबर 8 का, तो इसका जो आंसर आपका सही है वह क्या है। तो दोस्तों रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान जो बेटी थी आपकी अल्ततमिश मतलब इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। आप इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लीजिएगा। और ये जो है पहली मुस्लिम शासक हुई है तुर्की की, और पहली मुस्लिम शासक थी। इल्तुतमिश ने क्या किया था, लाहौर से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट की थी। किसने? इल्तुतमिश ने। तो आप जो है इसको भी नोट कर लीजिएगा। लाहौर से दिल्ली कैपिटल क्या, लाहौर से दिल्ली को जो कैपिटल लाने वाला था कौन था? इल्तुतमिश। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश। काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाते थे रजिया सुल्तान से, क्योंकि वो एकमात्र जो है उस टाइम जो है किंग थी, लेडीज़ किंग। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासककाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? तो चंगेज खान जो है, चंगेज खान वो इस टाइम पीछा कर रहे हैं किसी एक आदमी का, और उसका पीछा करते करते वह आ गया है भारत में, और उन्होंने जो है भारत पर आक्रमण किया है। तो किसका शासनकाल था वह? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नसरुद्दीन, खुसरो। तो आपको इसका जो है आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 9। तो जो है इसका जो सही आंसर है वह आपका इल्तुतमिश। इसका भी जो आपका आंसर है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के जो उस टाइम जो है शासन था, तो इल्तुतमिश के शासन में जो है चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए जो है भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया है। और इल्तुतमिश ने क्या था, पर्सिया का शासक था जलालुद्दीन मोहम्मद खवारिज़्म शाह, उसका पुत्र था जलालुद्दीन मकबरनी। तो इनका जो है पीछा किया है, लेकिन हुआ क्या है, इल्तुतमिश ने साफ मना कर दिया है कि नो एंट्री इन इंडिया। और ये काफ़ी इल्तुतमिश की जो है काफ़ी समझदारी भरा था, नहीं तो फाइट हो जाती किससे? चंगेज खान से, जो कि फाइट जो है किसी के भी जो है भले के लिए नहीं होती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हमें बताना है दोस्तों इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। तो दोस्तों बताना है आपको, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी दोस्तों कमेंट करके बताइए। आई होप कि आप लोगों को पता होगा। चलिए अब मैं इसका आंसर कर देता हूँ। तो इसका जो आंसर है आपका वह सही है आपका क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासक में आया था। और इब्न बतूता जो था एक जो है मोरक्को का क्या था? यात्री था। ये कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? एलिजाबेथ, रेड ड्रैगन, बंगाल, मेलफ्लावर। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत आने वाला इंग्लिश शिप कौन सा है। फर्स्ट इंग्लिश शिप का आपको बताना है। तो चलिए आपको मैं जो इसका आंसर कर देता हूँ वह है आपका रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जो है आपका सबसे पहले भारत आया है इंग्लिश शिप। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1848, 1853, 1875, 1880। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई है 18 में, लेकिन वह कौन सा सन था एग्जैक्ट आपको बताना है। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, कितनी पड़ी थी। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है आपके एक तीर से दो निशाने कर सकती हैं। मान लीजिएगा भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई, आपने इस क्वेश्चन को याद किया और मैंने एडिशनल जो है नॉलेज आपको दी, लेकिन क्वेश्चन में क्या गया कि भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, वह कितने किलोमीटर लंबी थी, तो ये मैं आपको बताते चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वह आपका सही है 1853। 1853 में क्या होता, भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी और कहाँ से, मुंबई से थाने तक जो है ये चलाई गई थी। 34 किलोमीटर की इसकी जो है लेंथ थी
तो दोस्तों आप इसको जो है याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ताशकंद शहर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ताशकंद शहर जो है कैपिटल सिटी है, किसकी है दोस्तों? उज्बेकिस्तान। तो ताशकंद शहर कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान पर है। जो लोग घूमने फिरने वाले होंगे, हालांकि इस उम्र में जो है आपका पढ़ने लिखने वाले हैं, कभी आई थिंक कोई बंदा होगा जो बाहर गया होगा, लेकिन कुछ लोग अगर होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो कभी घूमने फिरने कहीं गए हों, रसिया की तरफ, रसिया वगैरह की तरफ गए हों, एशिया में भारत से ऊपर की तरफ, तो उन लोगों को पता होगा कि उज्बेकिस्तान जो है ताशकंद दोनों रिलेट करते हैं। तो ताशकंद शहर कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान में। कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, चाइना के आसपास, चाइना के ऊपर रसिया के आसपास ही सारे देश पड़ते हैं। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, नॉलेज होनी जरूरी है। फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो दोस्तों हमें बताना है फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी। फासिस्टवाद, नाजीवाद, तो इस तरीके के जो है ये वाद जहाँ पर लगा है, ये एक तरीके की आइडियोलॉजी है, जिसमें जैसे कम्युनिस्ट हैं तो उनकी आइडियोलॉजी अलग है। तो कुछ लोग जो है आइडियोलॉजी बनाई, कुछ लोगों ने उनका जो है फर्स्ट टाइम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और कुछ लोग जो है उनको मानने लगे, फिर ये काफ़ी बढ़ती चली गई। तो इस तरीके से आपका बना है एक फासिस्टवाद। जर्मन, जापान, इटली, रूस, तो ये आपकी कहाँ जो है विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो आपका जो है इसका सही आंसर बताना है। जल्दी दोस्तों कमेंट करके बताइए। आई एम वेटिंग फॉर करेक्ट आंसर। आई थिंक कुछ लोग ने जो इसका सही आंसर दिया होगा। तो चलिए मैं आपको अब बताते चलता हूँ। फासिस्टवाद ये जो है इटली देश में जो है ये इसका जन्म हुआ है। और कौन था? बेनिटो मुसोलिनी, एक व्यक्ति थे बेनिटो, जिनकी ये विचारधारा है। इसको क्या बोला गया? फासिस्टवाद। जर्मन में का आपको पता होगा नाजीवाद थी, हिटलर था वहाँ पर, तो ये बात करके जो है आइडियोलॉजी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? तो मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था, हमको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो मोहिनी अट्टम का विकास जो है कहाँ हुआ था? तो मोहिनी अट्टम का विकास कहाँ हुआ था? आपका केरला में। मोहिनी अट्टम का विकास जो है आपका केरला में हुआ था। और मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम जो है भरतनाट्यम और कथकली दोनों के अंश पाए जाते हैं। मतलब किसका मिक्स रूप है? भरतनाट्यम और कथकली। और कहाँ पर हुआ था ये आपका? केरल में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका फर्स्ट और सेकंड, जन्म और आनुवंशिकता। ऑप्शन नंबर 2 है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है आपका थर्ड और सेकंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है फोर्थ, सेकंड और थर्ड। तो आप जो है इसमें देख लीजिएगा, जन्म द्वारा क्या मिलती है? बिल्कुल मिलती है। आनुवंशिकता द्वारा मिलती है? बिल्कुल मिलती है। पंजीयन द्वारा मिलती है? बिल्कुल मिलती है। लेकिन अनुरोध द्वारा नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपके 3 शुरू के सही हैं। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जाती है? अगर युद्ध होगा तो कौन से आर्टिकल के थ्रू जो है हम इमरजेंसी लागू कर सकते हैं अपने देश में? तो वह आर्टिकल पूछा है। आर्टिकल 356, 352, 353, 354। तो जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और आप लोगों को इसका सामना हो सकता है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कौन सा है। आई होप कि कुछ लोगों को जो है पता होगा। चलिए दोस्तों मैं इसका आंसर कर देता हूँ अब। तो भारत में आपात स्थिति आर्टिकल 353, तो भारत में आपात स्थिति आर्टिकल 352 के द्वारा जो है लगाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 भी इस तरीके का ही रखा गया है कि आपको जो है क्वेश्चन याद हो जाए कि ये है और ये है, इनमें आप जो है कन्फ्यूज ना हो, इसलिए जो है मैंने ये क्वेश्चन जो है एक साथ डाल दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किस राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है? संवैधानिक व्यवस्था भंग करने की बात चल रही है। अब यहाँ पर चल रही है स्टेट की बात। आर्टिकल 352 नहीं हो नहीं सकता। आर्टिकल 352 में आपका क्या है? भारत, पूरे भारत में। लेकिन यहाँ चल रही है बात राज्य की। अगर आप इसमें जो है 4 जोड़ दें +4 तो आपका बन जाता है 6, तो आपका आ गया आर्टिकल 356।
जो कि बिल्कुल सही है। तो आर्टिकल 356 जो है आपका जो है किसी भी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 352 में क्या है आपका कि पूरे भारत में जो आप इमरजेंसी घोषित करते हो। आई होप कि आप लोगों को जो है दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि अवश्य होनी चाहिए। सदन में प्रस्तुत करने से कम 100 व्यक्ति उस प्रस्ताव का समर्थन करें। यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हमें बताना है कि कौन सा जो है सही है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका आंसर कर देता हूं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर आपका सही है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या? अविश्वास प्रस्ताव। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़ने से पहले जो है मैंने जगह जगह इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। सदन में प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्य का समर्थन जरूरी है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड था, जिसमें 100 दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका गलत हो गया। तब इसका अध्यक्ष अनुमोदन करता है। यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। इसी वजह से पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 12000, 18000, 24000। तो दोस्तों, आपको बताना है सूर्य का जो पृष्ठ मतलब जो बाहर का जो है टेम्परेचर वो कितना आंका गया है। तो दोस्तों, इसका जो आपका आंसर सही है बिल्कुल, वह आपका 6000 डिग्री सेल्सियस आपका जो है बिल्कुल वो आंसर सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन से राज्य भारत का बाघ राज्य कहलाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसमें ज़्यादा अपनी जो है स्मार्टनेस दिखाई तो आप इसका जो आंसर गलत कर दोगे। दोस्तों, ज़रूर इसको कमेंट करके बताएं। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। आई लोग कुछ लोग सही करेंगे और हाई होप कि कुछ लोग इसको गलत करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आपका जो है टाइमिंग शुरू होता है अब 1 2 3 4 5। चलिए, आई थिंक कई लोगों ने इसका कमेंट किया होगा। अब बताता हूँ आपको 21 का जो आंसर है वो आपका है मध्य प्रदेश, जबकि ऐड किसका आता है? गुजरात। आइए गुजरात और देखिएगा यहाँ पर बाघ, देखिएगा यहाँ पर रण और कच्छ, लेकिन इसका जो आंसर सही है वो बाघ राज्य कहलाता है, एमपी। तो दोस्तों, इस तरीके की भूल ना कीजिएगा। आप सोचिएगा कि एक ही राज्य में थोड़ी ना बाघ पाए जाते हैं। गुजरात से ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाएंगे, तो मध्य प्रदेश का नाम हो गया बाघ राज्य। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन वैली जो है आपकी वो यूएसए में है। सिलिकॉन वैली जो एग्जिस्ट करती है ओरिजिनल वो यूएसए में है। और अब पूछा जा रहा है भारत की सिलिकॉन वैली, तो इसी तरीके से जो है एक से ज़्यादा सिलिकॉन वैली होगी वर्ल्ड के अंदर। उसी तरीके से एक से ज़्यादा बाघ के राज्य हो सकते हैं इंडिया के अंदर, जैसा कि हमारा क्वेश्चन 21 था। तो आप उसको गलत ना कीजिएगा। अब देखते हैं भारतीय सिलिकॉन वैली कौन सी है? देहरादून, बेंगलोर, हैदराबाद, श्रीनगर। तो दोस्तों, आई थिंक आप लोग जो है कुछ लोगों का रुझान होगा आईटी की तरफ, तो आप लोग इसको कैश कर लेंगे। देहरादून नहीं है यार, बिल्कुल भी देहरादून तो है नहीं, गलत है। श्रीनगर भी नहीं है। हैदराबाद और बेंगलोर में से एक हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है, बेंगलोर। बेंगलोर में काफ़ी ज़्यादा जो है आईटी स्टार्टअप होते हैं और एक पीछे जो सर्वे हुआ था वहाँ पर बहुत लोग स्ट्रेस है, बहुत लोग जो है स्टार्टअप करते हैं। सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट थी, जो खुद लोग मर रहे थे, फांसी लगा करते रहते थे, आपका जो है बेंगलोर था उसमें टॉप पर इंडिया में। तो दोस्तों, डेवलपमेंट के साथ आप देख सकते हो साथ में कुछ लोगों का जो है पतन भी जुड़ा होता है। ये बिल्कुल बात सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। खैबर दर्रे की बात हो रही है। भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान 3 देश हैं। तो हमें बताना है कि खैबर दर्रा दोस्तों आपको मैं बताऊं तो इंडिया में तो है नहीं, तो भारत वाले ऑप्शन आपके गलत हैं। और अफगानिस्तान और भारत ये भी गलत हो गया आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है आपका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। दोस्तों, आपको इतना पता होगा ना कि भारत में जो खैबर दर्रा नहीं है। खैबर दर्रा कहाँ पर पड़ता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत में गोरखुर कहाँ पाया जाता है? गोरखुर क्या होता है? एक जंगली घोड़ा होता है। सुंदरबन, कच्छ का रण, असम के जंगल, कावेरी का डेल्टा। तो गोरखुर जो है दोस्तों कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। कच्छ के रण में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है
आपका दूसरा सही है, कच्छ का रन, कच्छ का रन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, गुजरात के कच्छ के रन में गोरखपुर पाया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। आई थिंक आपको पता होगा, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन लिख दिया मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? यूएसए, ब्राज़ील, कनाडा, रूस। तो दोस्तों हमें बताना है कि संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर। आपको याद रखना है कि लेक सुपीरियर क्या है? संसार की सबसे बड़ी झील है ताजे पानी की। तो आप इसको याद भी रखिएगा, और ये आपके पास जाती है ऑब्वियसली यूएसए। आप ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ी कंट्री यूएसए, सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएसए। आप यूएसए जो है इसका बिल्कुल सही है। अगर आपको याद है तो ही इसका जो आंसर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको जो है पीडीएफ मिलती रहती है वहाँ पर, लिंक दिया गया आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।